प्रणाम मित्रों, मैं हूं विकास सक्सेना। सामाजिक एवं राजनीतिक घटनाओं के विश्लेषण के यूट्यूब चैनल चैतन्य में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विकास की बात। आज दिल्ली विधानसभा के चुनावों के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया गया। आज दोपहर 2 बजे से मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार जी ने एक पत्रकार वार्ता की और बहुत सारे पत्रकारों के सामने उन्होंने इस पूरे जो चुनावी कार्यक्रम है उसकी घोषणा कर दी कि 5 फरवरी को दिल्ली विधानसभा के चुनाव होंगे और 8 फरवरी को मतगणना की जाएगी। ये सामान्य खबर थी, लगभग आप सबको मालूम होगी, इसलिए आज के इस अंक में हम लोग इस पर कोई विशेष चर्चा नहीं करने वाले। जो पत्रकार वार्ता हुई है उसमें राजीव कुमार जी जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं और उन्होंने ये बताया कि संभवतः मुख्य चुनाव आयुक्त के तौर पर ये उनकी आखिरी पत्रकार वार्ता है। उसमें उन्होंने चुनाव प्रक्रिया और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर जो विभिन्न प्रकार के सवाल उठाए जा रहे हैं उन पर बड़ा विस्तार से उत्तर दिया। आज का ये अंक आपके लिए इसलिए महत्वपूर्ण होने वाला है कि उनकी हो सकता है आपने पत्रकार वार्ता नहीं सुनी हो, लेकिन उन्होंने किस प्रकार से एक एक शंका का समाधान किया अपनी इस पत्रकार वार्ता में, आज हम उस पर संक्षेप में चर्चा करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। उन्होंने हर उस सवाल का जवाब देने का प्रयास किया जो बीते कुछ महीनों में विभिन्न राजनीतिक दलों के द्वारा उठाए गए हैं और ये समझाने की कोशिश की गई है कि चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को हैक किया जा सकता है। यहाँ तक कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इतना ऐलान कर दिया कि हमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नहीं चाहिए, हम चुनाव बैलेट पेपर से चाहते हैं। इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हैक नहीं की जा सकती, इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है। तो क्या एक एक उन्होंने सवाल के जवाब दिए और क्या बात रही। उन्होंने पहला सवाल उठाया जिस पर राजनीतिक दल बहुत हंगामा काट रहे हैं और चुनाव के दौरान खासतौर से काटते हैं कि एक वर्ग विशेष के वोटों को काटा गया, उनका नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया और किसी वर्ग विशेष के मतदाताओं के नाम उस सूची में जोड़ लिए गए। इस सवाल का जवाब देते हुए राजीव कुमार जी ने साफ कहा कि हर साल नियमित रूप से चुनाव आयोग मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण का कार्य, उसमें संशोधन का कार्य करवाता है। इसमें होने वाली एक एक प्रक्रिया की जानकारी प्रत्येक राजनीतिक दल को दी जाती है और उनसे कहा जाता है कि वो अपना बूथ लेवल एजेंट बना दें और वो इस प्रक्रिया पर नजर रखें, इसमें साथ रहें। उन्होंने कहा किसी भी व्यक्ति का, किसी भी मतदाता का वोट यूं ही नहीं कट जाता, उसकी पूरी प्रक्रिया होती है और इसकी जानकारी सभी राजनीतिक दलों को दी जाती है। इसके बाद भी यदि किसी व्यक्ति का वोट कट जाता है तो वो दोबारा अप्लाई करके, आवेदन करके अपना वोट बनवा सकता है। दूसरा सवाल, इसके अलावा इसी सवाल के जवाब में उन्होंने कहा आगे, लेकिन उन्होंने जो बात कही कि फिर भी यदि किसी को कोई शंका है तो बोले सामान्य आरोप मत लगाइए कि इतने 1000 वोट कर गए, इतने 100 वोट कर गए, इतने कुछ मत कहिए। आप स्पेसिफिक बताइए कि फला व्यक्ति का फला बूथ से वोट काट दिया गया, वो जीवित है या वो वहीं पर रह रहा है, वहीं का निवासी है, तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। जिसकी भी गलती होगी उस पर कार्रवाई होगी। क्योंकि आपको मालूम होगा कि कहीं पर खबर आ रही थी कि 50,000 वोट काट दिए गए, कहीं 5,000 वोट काट दिए गए, कहीं 200 वोट काट दिए गए, लेकिन स्पेसिफिक शिकायत नाम लेके कि फला व्यक्ति का वोट कटा है, इस तरह की शिकायतें संभवतः नहीं हुई हैं। तो ये एक सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही कि आपके लिए यदि कहीं पे कोई समस्या है, आप स्पेसिफिक शिकायत कीजिए, उस समस्या का आपका समाधान किया जाएगा और जो लोग इसके लिए उत्तरदायी होंगे उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। दूसरी जो उन्होंने बात कही कि एक सवाल बहुत ज्यादा उठा कि जो मतदान प्रतिशत है वो 5, 6, 8% तक बढ़ गया।
इसको लेकर के भी उनका सवाल का जवाब बड़ा सटीक था। आज की पत्रकार वार्ता वैसे सबको सुननी चाहिए, लेकिन संक्षेप में मैं आपको बता दे रहा हूं। उन्होंने कहा कि भारतवर्ष में जब लोकसभा चुनाव होते हैं तो लगभग 10.5 लाख बूथ बनते हैं, मतदेय स्थल होते हैं। इन 10.5 लाख मतदेय स्थलों पर 6 बजे तक सामान्य तौर पर वोटिंग का जो टाइम रहता है, उस समय पर जो वहां का प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है, पीठासीन अधिकारी होता है, उस पर इतने काम होते हैं कि तुरंत एग्जैक्ट डेटा दे पाना उसके लिए संभव नहीं होता है, ना ही सेक्टर मजिस्ट्रेट के लिए। तो वो लोग उस समय पर जो डेटा होता है उपलब्ध, वो उपलब्ध करा देते हैं। कुछ लोग नहीं दे पाते हैं, कुछ लोगों को समय लगता है, और इस तरह से सेक्टर मजिस्ट्रेट से जो डेटा आता है उसके लिए उस समय पर अपडेट किया जाता है। उसके बाद जब कलेक्शन सेंटर पर ईवीएम जमा होती हैं, उस समय पर फॉर्म 17C, जिसको मतपत्र लेखा बोलते हैं, वो मतपत्र लेखा वहां पर जमा किया जाता है, और उनके आधार पर क्रॉस चेकिंग करते हुए रात में 11-12 बजे तक उस डेटा को अपडेट किया जाता है। लेकिन जो शिकायत है कि हो सकता है इसमें कुछ गड़बड़ हो जाती हो, तो उन्होंने बहुत साफ कहा कि प्रत्येक मतदेय स्थल, यानी कि जो बूथ होता है, वहां से जब पोलिंग पार्टी आती है तो वहां पर राजनीतिक दलों के जो अभिकर्ता हैं, मतदान अभिकर्ता, वो वहां पर उपस्थित होते हैं। उनके लिए एक प्रति उस 17C फॉर्म की वो देकर आते हैं। इस 17C में स्पष्ट तौर पे लिखा जाता है कि इस मशीन पर कितने वोट पड़े हैं, और इसे वो लोग उस मशीन में क्लोजिंग के टाइम पर, जब मशीन को बंद किया जा रहा होता है, तब देखते भी हैं। जब मतगणना होने का समय आता है तो वो 17C सारे जो प्रत्याशी हैं वो अपने पास जमा कर लेते हैं, और जब कोई भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन मतगणना के लिए खुलती है तो उस मतदेय जो फॉर्म 17C है, जो मतदेय स्थल पर उसने लिया था और मशीन के साथ में जमा किया गया था, उनसे और मशीन के वोटों का मिलान किया जाता है। यदि वो मिलान सही है तभी मतगणना होती है, अन्यथा मतगणना नहीं होती। तो जिस समय पोलिंग पार्टी उस बूथ से रवाना हो रही होती है, उसी समय बिल्कुल सही जो डेटा है वो मतदान स्थल पर जो एजेंट रहते हैं, अभिकर्ता होते हैं, उनको मिल गया होता है, और उनके माध्यम से वो डेटा अभ्यर्थी के पास, यानी कि जो प्रत्याशी है, उसके पास भी पहुंच गया होता है। तो जो ये संदेह फैलाने का प्रयास किया गया कि मतदान प्रतिशत बहुत ज़्यादा बढ़ गया, उसके बहुत सारे कारण ये रहते हैं कि दूर दराज के क्षेत्रों में मतदान हो रहा होता है, पोलिंग पार्टियों को आने में समय लगता है, उसके बाद में उसको अपडेट किया जाता है, तो अपडेट करते करते समय लग जाता है, इसलिए जो है इस तरह का होता है। बोले इसके बाद में अगले दिन भी फिर एक बार क्रॉस चेकिंग कर ली जाती है कि कहीं किसी प्रकार की कोई चूक हो तो नहीं गई। लेकिन इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो फॉर्म 17C है, जो वोटिंग मशीन को, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को सीलिंग और पैकिंग करते समय मतदान अभिकर्ता को दे दिया जाता है प्रिजाइडिंग ऑफिसर के द्वारा, और जब मतगणना हो रही होती है तो उससे मिलान कराया जाता है। तो बोले अगर कहीं कोई स्पेसिफिक है तो आप शिकायत कीजिए, उसकी उस पर कार्रवाई की जाएगी। यहां पर एक चीज और समझने की है। उन्होंने कहा कि देश में 10.5 लाख पोलिंग सेंटर होते हैं, पोलिंग बूथ होते हैं, और इन पोलिंग बूथों पर जो टीम जाती है, जो मतदान कर्मी होते हैं, एक पोलिंग बूथ पर न्यूनतम 4 लोगों की टीम जाती है। अगर मोटा माटी लगा लिया जाए तो लगभग 50 लाख कर्मचारी मतदान प्रक्रिया में पोलिंग पार्टी में शामिल रहते हैं। इन 50 लोगों को मैनिपुलेट कर पाना, उनको समझा पाना, उनको प्रभावित कर पाना बिल्कुल भी संभव नहीं है, असंभव बात है। और ये बात प्रैक्टिकली उनकी जो बात थी वो सही लगती है। ऐसा संभव नहीं है कि 50 लाख लोगों के लिए कह दिया जाएगा कि आप ऐसा कर लीजिए, आप मतदान प्रक्रिया को किसी पार्टी विशेष के पक्ष में जो है वो प्रभावित कर दीजिए। ये संभव नहीं होता। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सवाल उठाया गया कि
वीवीपैट जो है उसको लेकर बोले न्यायालय के निर्णय के बाद हर बूथ की 5 जो मशीनें हैं उनके वीवीपैट को रैंडमली निकाल करके उनकी चेकिंग की गई। बोले अब तक करोड़ों जो है वो वीवीपैटों की पर्चियों का मिलान किया गया है, करोड़ों वोटों का, और बोले एक भी वोट का अंतर नहीं आया है ईवीएम में और वीवीपैट के गिनती में, गणना में। हालांकि ये उनकी अपनी आंतरिक प्रक्रिया है तो इसमें पता नहीं क्या सही है क्या गलत कह रहे हैं, लेकिन जो लॉजिकल सवाल के उन्होंने जवाब दिए उनको तो बिल्कुल मानना पड़ेगा कि ईवीएम में पड़े हुए मशीन वोट, ईसीआई का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसका डेटा और फॉर्म 17C, ये तीनों अलग नहीं हो सकते। अगर ये अलग होंगे तो स्पष्ट रूप से दिखाई दे जाएगा, लेकिन राजनीतिक दल हैं कि समझने को तैयार ही नहीं है। उन्होंने कहा आप स्पेसिफिक शिकायत कीजिए। एक बात उन्होंने और कही कि कभी कभी बोले 10.5 लाख ईवीएम पर काम हुआ है, हो सकता है किसी ईवीएम पर जो मतदान दल है, पोलिंग पार्टी है, वो जो मॉक पोल के वोट हैं उसके लिए हटाने से भूल गई हो उस समय पर, जब ईवीएम को गिना जा रहा हो, उसकी काउंटिंग करी जा रही हो उसके वोटों की, तो कुछ अंतर आ जाए। बोले अगर ऐसा कहीं होता है, बहुत रेयरली होता है, लेकिन अगर कहीं ऐसा होता है तो बोले उस ईवीएम को उठा के अलग रख दिया जाता है, उसकी काउंटिंग नहीं की जाती, बाकी सबको काउंटिंग कर लिया जाता है। अगर इसके बाद जीत हार का अंतर उस ईवीएम में पड़े हुए वोटों से बहुत ज्यादा होता है तो वैसे ही परिणाम को सबकी राजी से, सबकी सहमति से डिक्लेयर कर दिया जाता है। लेकिन इसके बाद भी अगर अंतर कम है तो बोले उस ईवीएम मशीन की वीवीपैट को लिया जाता है, वीवीपैट की पर्चियों को निकालकर उसके आधार पर मतगणना कर ली जाती है। तो ये बहुत सहज सी बात है, सामान्य रूप से ऐसा हो जाता है। लेकिन जो लोग शक फैला रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं, उनका क्या किया जा सकता है। बात अभी विदेश में कहा गया, बोले वहां पर भी ईवीएम है, तो उन्होंने कहा वहां का ईवीएम जो है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मैकेनिज्म है, इसीलिए वहां पर मतगणना करने में कई महीने लग गए। अभी अमेरिका में चुनाव हुआ तो हमारे यहां ईवीएम है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जो झटपट जो है वो मतगणना कर देती है। बोले पहले जिन लोगों ने हम पे शक जताया, शायद उनका इशारा एलन मस्क की तरफ था कि ईवीएम कैन बी हैक्ड, बोले बाद में वही लोग हमारी इस मतगणना प्रक्रिया की प्रशंसा कर रहे थे। शेर व शायरी कहने में तो राजीव कुमार जी माहिर हैं, और उन्होंने अपने शेर व शायरी वाले अंदाज में, शायराना अंदाज में कह भी दिया कि शक का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं था। बोले लेकिन हमारा देश एक जीवंत लोकतंत्र है, इसमें लोगों को सवाल पूछने के अधिकार होने चाहिए, और बोले हमारा ये कर्तव्य है कि हम हर सवाल का जवाब दें। पिछले करीब 25 साल से, 20-25 साल से मैं बहुत नज़दीक से चुनाव प्रक्रिया को देख रहा हूँ, चुनावों को देख रहा हूँ, और मैं भी दावे के साथ इस बात में शामिल हूँ। उनने जो बातें तार्किक आधार पर कही हैं, निश्चित रूप से 50 लाख मतदान कर्मियों को प्रभावित कर पाना असंभव है। इसके अलावा उन्होंने जो और बात कही, उन्होंने कहा कि पिछले 4 साल में बहुत सारे राज्यों में, लगभग 25 राज्यों में, 30 राज्यों में चुनाव हुए हैं, और इन 30 राज्यों में से 25 राज्यों में जो सबसे बड़ा दल बन के उभरे हैं वो अलग अलग दल हैं, वो कोई एक ही दल नहीं है। बोले तार्किक रूप से भी देखा जा सकता है, लेकिन केवल जिन चीज़ों पर निशाना साधना चाहिए उनसे बचने के लिए शायद इस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। ये उन्होंने नहीं कहा, लेकिन अब ये बात मैं कह रहा हूँ आपसे कि अपनी कमियों को छुपाने के लिए, अपने मतदाताओं का मनोबल बढ़ाए रखने के लिए, अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाए रखने के लिए जो दल चुनावों में हार रहे हैं, वो लोग लगातार ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं ताकि उनकी नेतृत्व क्षमता पर सवाल ना उठाए जाएं। उनके जो मुद्दे हैं, मुद्दे
चुन पाने की जो उनकी अक्षमता है उस पर लोग सवाल ना उठाएं। तो इस तरह के जो प्रयास किए जा रहे हैं ये देश के लोकतंत्र के लिए और चुनावी प्रक्रिया के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हैं, बहुत ज़्यादा घातक हैं। तो आज जो पत्रकार वार्ता की, हालांकि ये पत्रकार वार्ता तो उन्होंने दिल्ली चुनावों के संदर्भ में की थी। उन्होंने मिल्कीपुर चुनाव और जो उपचुनाव हैं उनके विषय में भी कह दिया है कि ये सब चुनाव 5 फरवरी को ही होंगे और मतगणना 8 फरवरी को होगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इस पत्रकार वार्ता का शुरुआती अंश था, क्योंकि मुख्य अंश ही वही था जिसमें उन्होंने विस्तार से एक एक सवाल का जवाब दिया, जिसको लेकर देश के लोगों के बीच, देश की जनता के बीच भ्रम फैलाने का प्रयास किया जा रहा है और ये जताने की कोशिश की जा रही है कि चुनाव प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है, चुनाव प्रक्रिया जो है वो सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में झुकी हुई है। आप फिर समझ लीजिए, मैं दो चीज़ों को कह रहा हूं कि एक तो 50 लाख मतदान कर्मचारियों को प्रभावित नहीं किया जा सकता, ये सही बात है, क्योंकि वो सब लोग अलग अलग विभागों से आते हैं। 2 दिन पहले, 1 दिन पहले उनकी आपस में भेंट होती है, उनमें आपस में कोऑर्डिनेशन बन जाए, ये बहुत बड़ी बात होती है। और दूसरी बात, फॉर्म 17C याद रखिए आप, जब भी कोई कहे कि मतपत्र लेखा बोलते हैं, ये प्रत्येक पोलिंग एजेंट को दिया जाता है पीठासीन अधिकारी के द्वारा। तो अगर वो मतपत्र लेखा प्रत्याशी के पोलिंग एजेंट को मिला था, क्या उस मतपत्र लेखा से ईवीएम में निकले हुए वोट अलग थे? इस बात का जवाब जरूर देना चाहिए। हां, अपनी इस पत्रकार वार्ता में राजीव कुमार जी ने एक और सवाल उठाया कि जब एक किसी सोशल मीडिया वाले, किसी वीडियो बनाने वाले पत्रकार बंधु ने सवाल उठाते हुए कह दिया था कि 50 लाख वोट अधिक गिने गए ईवीएम में पड़े हुए वोटों के मुकाबले, तो उन्होंने कहा कि जब हमने ये बात कही कि आपने जो पोस्टल बैलेट हैं उसकी इसमें काउंटिंग नहीं की, तो उन्होंने कोई सफाई देने के बजाय अपने उस समाचार को, अपने उस वीडियो को अपनी साइट पर से हटा दिया, जबकि उनका वही कर्तव्य था कि वो चुनाव की पारदर्शिता को लेकर के इस बात को स्पष्ट कर दे। लेकिन जिनको भ्रम फैलाना है और जिनको अपनी अकर्मण्यता, अपनी नाकामी का ठीकरा ईवीएम के सर फोड़ना है, उनका तो कुछ किया ही नहीं जा सकता। और उनके बारे में राजीव कुमार जी ने कहा भी कि शक का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं था। तो आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में हम लोग फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो आपसे ये भी अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर दबाइए। धन्यवाद, प्रणाम।